गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अब हम लोग AS14 पढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है। और ये AS चूँकि अमलगमेशन का हम लोग ऑलरेडी एक डिटेल्ड चैप्टर पढ़ते हैं। डिटेल्ड चैप्टर से मतलब है हम लोग इसमें ऑलरेडी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, तो इस AS में से प्रॉब्लम्स कम आती हैं। बट फिर भी हम आपको पूरा एक बार समझाने के लिए इस AS को एक बार रीड करेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए दोबारा से। ठीक है, चलिए। सो ये AS14 है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। अमलगमेशन मैंने आपको बताया है कि जब थोड़ा मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, फिर थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। जब दो कंपनी अपने आप को मर्ज करके एक नई कंपनी बना देती हैं, तो ये कहलाता है अमलगमेशन। जब ये दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनी होती हैं और ये एक नई कंपनी बनती है। जब कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपना बिजनेस बेच देती है दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को, तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने आप को एक नई कंपनी बना के उसको बेच देती है, तो ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें दो पार्ट आपको ध्यान देने हैं, चाहे कोई भी हो। बेसिकली दीज आर सेलिंग कंपनी एंड दीज आर बाइंग कंपनी। या हम कह सकते हैं कि ये आपके ट्रांसफरर हैं और ये ट्रांसफररी है। दो ही लोग होते हैं, या तो ट्रांसफरर होता है या ट्रांसफररी होती है। ठीक है। सो अमलगमेशन में ये डेफिनेशन दी हुई है, इनको पहले पढ़ लें, इससे काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अमलगमेशन मीन्स एन अमलगमेशन pursuant to provision of Companies Act. Transfer means company which is amalgamated into another company. Transferee means the company into which a transfer company is amalgamated. Reserve means the portion of earning received and other surplus of enterprises appropriated by a management for general or specific purpose other than provision for depreciation. Now, अमलगमेशन इन दी नेचर ऑफ मर्जर। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको जाता हूँ कि अमलगमेशन टाइप्स दो होते हैं सिर्फ। एक होता है इन दी नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है इन दी नेचर ऑफ परचेज। इसी को हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्वेश्चन में 6 कंडीशंस दी हुई हैं। अगर वो 6 कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो इन दी नेचर ऑफ मर्जर है। नंबर 1, अब ये कंडीशन देख लें, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। 6 नहीं है, 5 कंडीशन है, सॉरी। पांच कंडीशन है ये।
ठीक है, क्या क्या कंडीशन है? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर द अमलगमेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफररी कंपनी। मतलब सारी एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए। नंबर 2, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफररी कंपनी। ठीक है। नंबर 3, द कंसिडरेशन ऑफ द अमलगमेशंस बाय those equity shareholder of the transfer company agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by transferee company wholly or by issue of equity shares। मतलब कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में दी जाए। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द अमलगमेशंस बाय द ट्रांसफररी कंपनी and no adjustment is made in the book value of the assets and liabilities। फ्रेंड्स 5 कंडीशन इन्होंने दी हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जरा देख लीजिए। पहली तो ये ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर। नंबर 2, शेयर होल्डर not less than should be common। कॉमन का मतलब है वो यहाँ पर भी हो और वहाँ पर भी हो। नंबर 3, परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज इन इक्विटी शेयर्स। नंबर 4, business is intended to continue। Number 5, no adjustment in book value। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है 5 कंडीशन में, तो फिर वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। कोई भी एक कंडीशन वायलेट होती। ठीक है, ये लिख दिया इन्होंने। अब यहां देखिए कंसिडरेशन का मतलब क्या। कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफररी कंपनी टू द शेयर होल्डर। यानी कि जो शेयर होल्डर को पेमेंट हो रही वही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। ठीक है, बस इसके बाद फिर इन्होंने ये टाइप्स ऑफ अमलगमेशंस हैं, वही सारी मेथड्स हैं। अब इसमें इन्होंने बोला है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ये मैं इसको आपको समझाता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ एंट्री से समझाऊंगा और ज़्यादा अच्छा से समझ। अब हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ये हमारी बाइंग कंपनी की बुक्स हैं। 2 मेथड है। एक मेथड है इन द नेचर ऑफ मर्जर और यहाँ पर है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझिए। अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स आएंगी, करंट एसेट्स आएंगी, 2 डिवेंचर्स की लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी फॉर डिवेंचर्स, 2 ट्रेड पेबल, 2
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये जितने भी रिजर्व हैं, 2 एम्प्लॉय प्रॉफिट रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व यहाँ आ जाते हैं। 2 बिजनेस परचेज अकाउंट, ये परचेज कंसीडरेशन से, और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर होती है तो वो जाती है जनरल रिजर्व में। ठीक है, ये एंट्री होती है जब हम मर्जर के केस में होते हैं। अब यहाँ पर जो एंट्रीज होंगी वो किस पर होंगी? बुक वैल्यू पर। अगर इन दी नेचर ऑफ मर्जर होगा तो ये एंट्री होगी। अब इन दी नेचर ऑफ परचेज में फिक्स एसेट्स आएंगी, करंट एसेट्स आएंगी, टू लायबिलिटी फॉर डिवेंचर्स, टू ट्रेड पेबल। टू बिजनेस परचेज, ये होती है रिवैल्यूड वैल्यू पे, और बिजनेस परचेज होता है परचेज कंसीडरेशन से। अब अगर डेबिट वे ज़्यादा है, यानी कि एसेट्स हमने ज़्यादा के लिए पेमेंट हम कम कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर उल्टा है, हमने पेमेंट ज़्यादा की हैं, एसेट्स कम की हैं, तो वो गुडविल में जाएगा। तो मर्जर के केस में कभी गुडविल नहीं आएगी। मर्जर के केस में हमेशा, चाहे वो डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, वो जनरल रिजर्व में ही एडजस्ट होगा। सिर्फ परचेज का मैटर आएगा जब आपका गुडविल आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने लिखी है कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब इसके बाद इसमें एक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। ये चीज़ और बताते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में आते हैं, या स्टैचुरी रिजर्व कह दो आप, जिसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, एम्प्लॉई प्रॉफिट रिजर्व हैं, डेवलपमेंट रिजर्व हैं, ऐसे जो स्टैचुरी रिजर्व बनाए गए हैं। अब जैसे इसमें ये स्टैचुरी रिजर्व है, अब अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या लिखा है, दैट स्टैचुरी रिजर्व टू मेंटेन फॉर 2 ईयर। स्टैचुरी रिजर्व 2 साल के लिए मेंटेन करना है। तो मर्जर वाले मैटर में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व हमारे आ चुके हैं। लेकिन अगर परचेज का मेथड है तो हमें ये क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हम क्रिएट करेंगे। तो डेबिट किसे करेंगे? अमलगमेशन
एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स में हम इसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका द स्कीम ऑफ अमलगमेशन दिस वेयर द ट्रीटमेंट इज दिस। In some cases, the scheme of amalgamation sanction may prescribe a different treatment. This, ठीक है, ओके। फिर आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या देना है, तो ये डिस्क्लोजर्स हैं। For all amalgamation, the following disclosure should be made in the first financial statement: names and general nature of the amalgamating companies, effective date of amalgamation, the method of accounting used, and particular of the scheme sanction under statute. For amalgamation accountant under the pooling interest method, the following additional disclosure should be made in the first financial statement. एक तो डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ शेयर इशूड टुगेदर विद परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज टू इफेक्ट द अमलगमेशन, द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर्ड एंड द ट्रीटमेंट देयर ऑफ। फॉर अमलगमेशन अकाउंटेड फॉर अंडर द परचेज मेथड, द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर इज टू बी मेड: कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन एंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसिडरेशन पेड और पेबल and the amount of any difference between the consideration and the value of net identifiable assets acquired and treatment thereof, including the period of amortization of goodwill. Okay, so basically ये आपके अमलगमेशंस की डिस्क्लोजर्स हैं। नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख लीजिए। पहला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ अमलगमेशन इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्क्लोजर इफ एनी फॉर डिफरेंट मेथड ऑफ अमलगमेशन। तो ये डिस्क्लोजर जो भी मैंने बताए वो हैं, एक तो फर्स्ट बैलेंस शीट बनने पे ये डिस्क्लोजर है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का ये डिस्क्लोजर है और परचेज मेथड के ये डिस्क्लोजर्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा पूछा है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में दो है, एक आपकी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है और एक आपकी परचेज मेथड है। ठीक है जी। फिर है लिस्ट दी कंडीशन, जो 5 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी वो आया है, तो ये 5 कंडीशन इसमें लिख देते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये पढ़िए इसमें क्या लिखा है। ए लिमिटेड इज अ अमलगमेटिंग कंपनी, दे आर अनडिसाइडेड ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली उन्हें पता नहीं है, तो आप बता देंगे कि भाई आपकी क्या है। अगर आप ये हैं, इफ जेन्युइन पूलिंग ऑफ ऑल एसेट्स लायबिलिटीज इंटरेस्टेड, तो आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अडॉप्ट करिए। अगर अदर कंपनी को एक्वायर करते हैं तो परचेज मेथड अडॉप्ट करिए। फिर उन्होंने बताया 10 चॉइस ऑफ अकाउंटिंग मेथड डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर वी लिमिटेड वांट्स टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस और नॉट। यस, तो ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। फिर ये क्वेश्चन आया था, ब्रीफली एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, तो वो आप जानते हैं, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन बार बार वही चीज़ है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, परचेज कंसेशन का पूछा है। तो 42,000 इक्विटी शेयर्स को दिए और 15% प्रेफरेंस शेयर को दिए। तो जो डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द बेसिकली परचेज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये चीज़ हमें इसमें से सीखनी है। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा एएस है, इसमें कोई ज़्यादा
टेक्निकल चीज़ें नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा उतना ब्रीफली नहीं बताया। दूसरा, एमलगमेशन का ऑलरेडी चैप्टर होने की वजह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसी में आ जाती हैं। जैसे आपके पास और भी चैप्टर्स हैं, AS3 है कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो का अलग से एक चैप्टर है कैश फ्लो की, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो AS3 की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती हैं। AS13 इन्वेस्टमेंट्स का है, इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट चैप्टर है, तो इसलिए फिर AS13 की सिर्फ पूछा जाता है कि करंट इन्वेस्टमेंट और परमानेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह में, बाकी ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आई हैव एक्सप्लेन कि आपको एमलगमेशंस कितने तरीके के होते हैं, इनके रिजर्व्स के ट्रीटमेंट क्या है, और इनकी बुक्स में बेसिकली कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है जब मर्जर और परचेज डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।